ऋषि और पुनीत बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए जैसे वो सच में वहां के एंट्रेंस गार्ड्स हों। रुद्र को बचाने के बाद तान्या फिर से फुटेज के साथ छेड़छाड़ करने वाली थी। आलिया और अजीत ने जल्द ही रुद्र का लॉकअप ढूंढ निकाला। उन्होंने गार्ड से जो चाबी चुराई थी उससे वो लॉकअप खोला और रुद्र को बचाया। वो अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। माहौल बहुत घबराने वाला हो गया था। रुद्र को बचाने के बाद उन्होंने वहां से निकलने के लिए अपने ही कदमों को फॉलो करने का प्लान बनाया। हालांकि तभी तान्या ने कैमरे से मिलिट्री कैंप के गेट पर आते हुए मिलिट्री व्हीकल्स की लाइन को देख लिया। उनके आने की वजह से पूरा कैंप जाग गया था। जो सोल्जर्स आराम कर रहे थे अपनी नींद से उठ गए और फिर से अपनी ड्यूटी पर लग गए। अचानक से सिक्योरिटी बहुत ही टाइट हो गई। जब तान्या पुनीत की गैंग को इस बारे में इन्फॉर्म कर रही थी, उसकी आंखों में डर और सीरियसनेस साफ दिखाई दे रही थी। अभी वहीं रुक जाओ, कैंप में बहुत सारे लोग आ गए हैं और सोल्जर्स भी अलर्ट हो गए हैं। अगर अभी तुम यहां से निकले तो पकड़े जाओगे। पुनीत और उसके दोस्तों का चेहरा उतर गया। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। तभी पुनीत धीरे से बोला, अब हम क्या करेंगे? चुप रहना और मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करना। तान्या ने इतना कहा और फिर देखने लगी कि वहां क्या हो रहा था। तभी वहां कोई इंपॉर्टेंट इंसान आया था, क्योंकि उसका वेलकम करने के लिए पूरा कैंप उठ गया था। यहां तक कि जनरल खुद भी उठा और जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर आया। जनरल ने सीढ़ियों से नीचे आते हुए अपने सोल्जर से पूछा। वो अभी भी अपनी पैंट ही पहन रहा था। जनरल गुप्ता कहाँ है? वो कैंप में एंटर कर चुके हैं। मैंने पहले ही हमारे आदमियों को उनका वेलकम करने के लिए भेज दिया है। वो खुद को बड़बड़ाने से नहीं रोक पाया। वो अचानक यहाँ क्यों आ गए? उन्हें आने से पहले मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। सोल्जर उसकी बात पर अग्री करते हुए बोला, उनका यहाँ आना सच में कुछ अचानक ही हो गया, पर फिर भी वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो जल्दी ही जनरल गुप्ता से मिलने भागे। जब वो मिडिल फील्ड तक पहुंचे, 10 से ज्यादा मिलिट्री गाड़ियां वहां पार्क थी। सबसे आगे वाली तो बहुत ही शानदार थी। ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी कि उसमें जनरल गुप्ता बैठा था। जनरल भागता हुआ आया और उसने देखा जनरल गुप्ता अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म में बैक सीट पर बैठा था। गुड आफ्टरनून जनरल। जनरल ने उन्हें सैल्यूट मारा, पर उसकी आंखें तो जनरल के पास बैठे ब्लैक सूट पहने उस आदमी पर टिकी थी जो उसे वो ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। जनरल को सिर्फ उसके पतले होंठ ही दिखाई दे रहे थे। हालांकि उसका चेहरा अभी सामने नहीं आया था, पर उसकी अहमियत का अंदाजा हो गया था। गुप्ता ने भी जवाब में उसे सैल्यूट किया और कहा, मैं इतने शॉर्ट नोटिस पर यहां आ गया क्योंकि मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए थी। जनरल ने बहुत इज्जत के साथ ये बोलने के लिए अपना मुंह खोला। प्लीज ऑर्डर कीजिए सर, जो कि उसके बिहेवियर से बिल्कुल उल्टा था। वो दोनों ही जनरल जरूर थे, पर गुप्ता की रैंकिंग उससे कहीं ऊपर थी। गुप्ता ने टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधे पॉइंट पर आया। मैंने पहले सुना था कि तुम ग्रेनेडियर्स से मिलिट्री वेपन्स हथियाने में कामयाब हो गए थे। जनरल का चेहरा घमंड से चमकने लगा और वो बोला, यस माय डियर। ये बहुत इंप्रेसिव था कि उसने फिर से ग्रेनेडियर्स से वो वेपन्स वापस हथिया लिए थे। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग और मिस्टीरियस थी, यहां तक कि इंटरनेशनल पुलिस को उसे ट्रैक करने में काफी मुश्किल हुई थी। इसलिए इस फैक्ट ने कि जनरल ग्रेनेडियर्स से वो वेपन्स हासिल होने में कामयाब हो गए थे, मिलिट्री ने जनरल की वैल्यू को और बड़ा कर दिया था। गुप्ता ने उससे पूछा, ये तुमने कैसे किया था? जनरल ने जवाब दिया, हमने उनका बेस ढूंढा और फिर मैंने अपने आदमियों को वहां सीज करने के लिए भेज दिया। मतलब तुम जानते हो कि उनका बेस कहां है? जनरल हिचकिचाते हुए बोला, यस यस सर। ऐसा इसलिए था क्योंकि एग्जैक्टली वो नहीं जानता था कि बेस की लोकेशन कहां है। सिर्फ रुद्र ही यही जानता था। बेस से हथियार बाहर आने के बाद वो सिर्फ अपने आदमियों तक लाने के लिए वो भेजता था। गुप्ता ने सीधे उसकी आंखों में देखकर उससे पूछा, उनका बेस कहां है? जनरल ने जवाब देने की बजाय उन्हीं से एक सवाल पूछा। जनरल आप क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मेरे सवाल का जवाब दो। मुझसे सवाल करने का हक तुम्हें किसने दिया? आई एम सॉरी जनरल। गुप्ता ने फिर से उससे पूछा, इस बार थोड़ा और जोर देते हुए, तो बोलो बेस कहां है? जनरल इधर उधर देखने लगा और बहुत कॉन्फिडेंटली बोला, जनरल मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उनका बेस एग्जैक्टली कहां पर है, और एक इंसान इसके बारे में जरूर जानता है।
वैसे वो आदमी अभी मेरी हिरासत में है क्योंकि उसने देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी की है। आप सिटिंग एरिया में जाकर क्यों नहीं बैठते? मैं पूछताछ के लिए उसे वहां ले आता हूं। गुप्ता ने आंखें छोटी करते हुए उसकी तरफ देखा और फाइनली सर हिलाता हुआ बोला, तो जल्दी से ले आओ उस आदमी को। कोई भी गलती हुई तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। यस सर, जनरल जोर की आवाज में बोला और फिर वो गुप्ता के लिए कार का दरवाजा खोलते हुए बोला, जनरल प्लीज सिटिंग एरिया में जाकर इंतजार करिए। गुप्ता कार से उतरा और सीधा खड़ा हो गया। वो दूसरा आदमी भी दूसरी साइड से कार से उतरा। वो भी गुप्ता की तरह लंबा था, पर जनरल उसका हैंडसम चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो उस आदमी के बारे में जानना चाहता था, पर उसने पूछताछ की या उसकी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं गई। गुप्ता ने उसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था, तो इसके लिए उसने पूछताछ का कोई काम नहीं किया। वैसे जिस तरह से गुप्ता उसे ट्रीट कर रहा था वो कोई इंपॉर्टेंट ही था। जनरल के दो आदमी गुप्ता और उस मिस्टीरियस आदमी को सिटिंग एरिया तक ले गए और उसके बाद जनरल जेल की तरह जा रहा था। उसने तभी जल्दी से पुनीत की गैंग को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया, जनरल वहां आ रहा है। आलिया और अजीत तुम जल्दी जाकर छिप जाओ। अजीत और ऋषि तुम भी अपनी पूरी कोशिश करना कि तुम ना पकड़े जाओ। हद है, अभी साला यहाँ क्यों आ रहा है? पुनीत अंदर ही अंदर भड़कने लगा, पर जल्दी ही उसने खुद को कंट्रोल किया और अपनी ड्यूटी पर लग गया। ऋषि और उसने अपना सर झुकाया और एकदम सीधे खड़े हो गए। जब जनरल वहां से गुजरा तो उन्होंने बिना कुछ कहे जनरल को सल्यूट किया। जनरल उनके पास आकर रुका और ऑर्डर देते हुए बोला, रुद्र का लॉकअप अभी खोलो। यस सर। पुनीत ने जवाब देने के लिए अपनी आवाज को थोड़ा भारी किया और फिर मुड़कर जनरल के पास चला गया। जनरल अभी भी यही सोच रहा था कि वो रुद्र को कॉर्पोरेट करने के लिए कैसे मनाएगा। तभी उसने उसके आगे चल रहे गार्ड की चाल में कुछ फनी सा नोटिस किया। उसने गौर से देखा और उसे शक हो गया। हालांकि उसने पहले चेहरे में कुछ नहीं दिखाया। वो अचानक से रुक गया और अपने आदमियों के कान में कुछ कहने लगा। सोल्जर ने मुड़कर जाने से पहले सर हिलाया। पुनीत खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। कॉरिडोर एकदम शांत था। कदमों के रुकने की आवाज ने पुनीत का दिल हिलाकर रख दिया। स्क्रीन पर देखकर तान्या की गट फीलिंग कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ थी। तान्या माइक से धीरे से बोली, लगता है जनरल किट कोई शक तो हो गया है। अलर्ट रहना और जरूरत पड़ने पर उसे पकड़ लेना, ठीक है? मैंने तुम लोगों के लिए बाहर आदमियों का इंतजाम कर दिया है, बस केयरफुल रहना। तान्या के इतना बोलते ही पुनीत ने अपनी मशीन गन्स को टाइट से पकड़ लिया। आलिया और अजीत जो एक कमरे में छुपे हुए थे जनरल पर झपटने के लिए तैयार थे। वहां एकदम शांति छा गई थी। पुनीत जल्दी से जनरल और उसके आदमियों को रुद्र की लॉकअप तक ले गया। वो जनरल को पीठ दिखाकर चल रहा था। लॉकअप तक पहुंचकर उसने ऑलरेडी खुले ताले को अपनी चाबी से खोलने का नाटक किया। उसने दरवाजे को धक्का मारा और अपना सर झुकाए साइड में हो गया। जनरल बिना हिले वहीं खड़ा था। उसने ऑर्डर दिया, जाओ और उसे घसीट कर बाहर ले आओ। पुनीत ने अपने कांपते हुए शरीर से उसे जवाब दिया, यस सर, और मन में सोचने लगा, अगर ये अंदर नहीं आएगा तो हम इसे कैसे पकड़ेंगे? पुनीत धीरे धीरे मुड़ रहा था और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि इससे पहले वो उसे ना पकड़ ले, वो कैसे जनरल को पकड़े। टाइम उनके हाथ से निकलता जा रहा था। तभी माइक पर तान्या की आवाज आई, अभी पकड़ो, उसे पता चल चुका है। पुनीत ने एक हाथ में मशीन गन पकड़ी तो दूसरे हाथ में जनरल को पकड़ लिया, पर उसकी हैरानी के लिए जनरल पहले से ही तैयार था। उसने बोला, पकड़ लो इन्हें। जनरल बिना हिचकिचाए गोलियां चलाने लगा। पुनीत उसे छोड़कर गोलियों से बचाता हुआ खुद पीछे हो गया। आलिया और अजीत जो कमरे में छुपे हुए थे बाहर आ गए और अपनी बंदूकों से जनरल पर गोलियां चलाने लगे। जनरल ने खुद को बचाने के लिए एक सोल्जर को अपने सामने खड़ा कर दिया। गोलियां लगने के बाद वो मरा हुआ सोल्जर जल्दी ही नीचे गिर गया। गोलियों की आवाज सुनकर तभी वहां बहुत सारे सोल्जर्स आ गए। सबसे आगे वाले सोल्जर्स ने उन्हें धमकाते हुए कहा, अपने हथियार नीचे रख दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। उसी वक्त बहुत सारे सोल्जर्स उनका रास्ता रोककर दीवार की तरह चारों तरफ खड़े हो गए। इसके अलावा ऋषि, जिसे उन्होंने पकड़ लिया था, एक सोल्जर ने उसके सारे बंदूक तान रखी थी।
पुनीत और बाकी सब ने अपनी मशीन गन्स नीचे रखी और ग्रेनाइड्स बाहर निकालकर असली शो के लिए तैयार हो गए। जनरल ने सेफ्टी के लिए अपने सोल्जर की लाश को फिर से उठा लिया। फाइनली वो सीधे खड़े होकर उन्हें घूरता हुआ बोला, पुनीत, तो ये तुम्हारी गैंग है। तुम लोगों ने जेल तोड़कर मौत को बुलावा दिया है। पुनीत का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनका प्लान इतना गलत पड़ जाएगा। पुनीत ने गुस्से से उसे जवाब दिया, जनरल, तुमने रुद्र को किडनैप किया था, तो इसके लिए तुम हमें ब्लेम नहीं कर सकते। जनरल गुस्से में बोला, तो फिर तुम सबको सजा देने के लिए तुम लोग मुझे ब्लेम मत करना। मैं तुम्हारे ग्रुप से निपटने का तरीका अच्छे से सोच रहा था, पर तुम लोगों ने खुद को मेरे हवाले करके बहुत अच्छा किया। अपने हथियार नीचे रख दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सर में गोली मार दूंगा। जनरल ने बहुत बुरी तरह ऋषि को पकड़ा। उसने अपनी बंदूक ऋषि के पेट में मारी और ट्रिगर दबाने के लिए तैयार था। ऋषि के चेहरे पर कोई कीड़ा नहीं था, कोई डर नहीं था। वो इशारों ही इशारों में पुनीत और बाकी सबको ये बोल रहा था कि वो उसे छोड़कर चले जाएं। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता, और अगर वो पकड़ा भी नहीं जाता तो भी वो भी इतनी आसानी से वहां से नहीं निकल पाते। वो पूरी मिलिट्री उनके खिलाफ खड़े थे। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम लोगों ने अपने हथियार नीचे नहीं रखे तो मैं इसे मार दूंगा, और फिर एक एक करके तुम लोगों को भी मार दूंगा। जनरल ने उन्हें धमकाते हुए गिनती गिनना शुरू किया। 1, 2, हम सरेंडर करते हैं। पुनीत ने अपनी गन और ग्रेनेड दूर फेंककर अपने हाथों को ऊपर कर लिया। उसके पीछे आलिया और अजीत ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। जनरल ने मुस्कुराते हुए ऑर्डर दिया, पकड़ लो इन सबको। सोल्जर्स आगे आए और आसानी से उन तीनों को पकड़ लिया गया। जनरल, उसी वक्त रुद्र खुद को घसीटता हुआ अपने लैपटॉप से बाहर आया। उसने घूर कर जनरल को देखा और बोला, अगर अब भी तुम्हें मुझसे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम इन लोगों का बाल भी बाका नहीं करोगे। इससे पहले कि रुद्र अपनी बात खत्म कर पाता, उसे अचानक 2 सोल्जर्स ने पकड़ लिया। उनमें से किसी ने उसे कोशिश नहीं की। जनरल ने खुश होकर सर हिलाया। उसने सबको अपनी नजरों के सामने देखा और फिर जोर से हंसते हुए बोला, चिंता मत करो रुद्र, जब तक तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो मैं इन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करूंगा। रुद्र जानता था कि वो लोग उसके कब्जे में थे, तो उसे उनसे बात करनी ही थी। जनरल ने और टाइम वेस्ट नहीं किया और ऑर्डर देते हुए बोला, इन सबको जेल में डाल दो और इन पर कड़ी नजर रखना। अगर ये थोड़ी भी देर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करें तो इन्हें सबक सिखाने से पहले बिल्कुल मत सोचना, और रुद्र को मेरे साथ ले आओ। सोल्जर्स ने उन्हें जवाब दिया, यस सर। पुनीत ने उसे गुस्से में कहा, जनरल, तुम रुद्र को कहां लेकर जा रहे हो? जनरल ने जवाब में उसे उसके मुंह पर एक जोर से तमाचा मारा और उस थप्पड़ ने पुनीत के लगभग दांत तोड़ दिए थे। उसके मुंह से खून निकल रहा था। जनरल बिच्छू की तरह उसे घूर रहा था। तुम मुझसे सवाल करने वाले होते कौन हो? तुम्हारे मुंह से एक और शब्द निकला तो तुम मारे जाओगे। पुनीत अपने दांत पीसकर उसे गुस्से से घूर रहा था। जनरल फिर से जोर जोर से हंसने लगा। उसने उनकी गिनती की और फिर गंदी मुस्कुराहट के साथ बोला, वो एक और कहां है? वो औरत कहां है? अगर तुम में से कोई मुझे ये बता दे तो हो सकता है कि मैं तुम लोगों को थोड़ा सा कम टॉर्चर कर दूं। अजीत ने गुस्से में उसे जवाब दिया। पता नहीं, उसकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं नजर आ रहा था। जनरल की मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। उसने कहा, मैं एक बार फिर तुम लोगों से पूछता हूं कि वो औरत कहां है? पुनीत भड़कता हुआ बोला, हमें नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जनरल, हम पकड़े गए हैं तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। वो तो हम देख ही लेंगे। जनरल ऑर्डर देते हुए बोला, इन्हें बांध दो और कैसे भी करके इनसे उस औरत का पता निकलवाओ। यस सर। फिर वो सोल्जर्स उन्हें वहां से ले गए। जनरल फिर से हंसने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि उसे तो कहीं और होना चाहिए था। आखिर वो सब लोग अब उसके कब्जे में थे। उसके पास उनसे निपटने के लिए बहुत वक्त था। अभी उसे इस बात पर ध्यान देना था कि गुप्ता के सामने रुद्र उसके साथ कॉर्पोरेट करे। पुनीत की गैंग को जंजीरों में बांध दिया गया और खतरनाक टॉर्चर उनका इंतजार कर रहा था। तान्या अभी भी कैमरा फुटेज देख रहे थे। पुनीत और सबके पकड़े जाने के बाद उसने जनरल के बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि उसे जनरल के बारे में कुछ ना कुछ तो गंदा मिल ही जाएगा। उन लोगों के लिए उसकी आखिरी शब्द ये थे, वहीं रुकूं, मैं तुम सबको बचाने का कोई तरीका ढूंढती हूँ।
उसकी बात सुनकर पुनीत और उसके दोस्तों की उम्मीद जाग गई थी, पर ज्यादा उम्मीद रखने की उनकी हिम्मत नहीं थी। उनकी बस इतनी सी इच्छा थी कि वो पकड़े न जाएं, क्योंकि तब सच में उनके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस बड़े से सिटिंग एरिया के बाहर गुप्ता के आदमी सिक्योरिटी के लिए खड़े थे। गुप्ता और उस मिस्टीरियस आदमी के अलावा उस सिटिंग एरिया में काफी सारे सोल्जर्स थे। हालांकि वो एक मिलिट्री कैंप था, पर फिर भी गुप्ता की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी। गुप्ता ने उस आदमी से कहा, तुम अभी अभी ठीक हुए हो, इन सब चीजों की जल्दबाजी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम कुछ दिन आराम क्यों नहीं कर लेते? मैं ठीक हूं। वो आदमी जो लैपटॉप चला रहा था उसने कहा, मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना है। गुप्ता सर हिलाता हुआ बोला, चिंता मत करो, मैंने इस औरत को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं। मुझे यकीन है कि वो बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। उसने लैपटॉप पर काम करते हुए ही अपना सर हिलाया। वो ऑनलाइन कुछ ढूंढ रहा था। अगर तान्या सच में जिंदा थी तो उसके लिए ऑनलाइन कुछ ना कुछ क्लू जरूर छोड़ा होगा। हालांकि उसे काफी जगह देखने के बाद भी कुछ नहीं मिला। उसकी ब्लैक हेड के नीचे आदित्य की आंखें बहुत उदास थीं और उसके होठों पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। इन सब के बावजूद वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। उसी वक्त रुद्र के साथ जनरल वहां आया। तभी अंदर आकर एक सोल्जर ने उसकी आने की खबर दी। जनरल, वो लोग यहाँ आ गए हैं। उसी वक्त गुप्ता ने कहा, उन्हें अंदर आने दो। यस सर। इतना बोलकर वो बाहर उन्हें लाने चला गया। बाहर खड़े जनरल ने वार्निंग वाली नजर से रुद्र को देखा। वो रास्ते भर रुद्र को धमकाते हुए आया था कि अगर उसने उन्हें बेस लोकेशन के अलावा कुछ भी बताया तो वो पुनीत की गैंग को मार डालेगा। रुद्र ने ना चाहते हुए भी उससे वादा कर दिया, जिससे जनरल का दिमाग बहुत थोड़ा शांत हो गया। जनरल के रुद्र को अंदर लाने के बाद उसने गुप्ता को सल्यूट किया और बोला, जनरल, आपको जिस आदमी की जरूरत थी मैं उसे ले आया हूँ। ये रुद्र है। इसने एक बार ग्रेनेडियर्स के बेस को लूटा था। आप इससे जो चाहे पूछ सकते हैं। गुप्ता और आदित्य दोनों ने रुद्र की तरफ देखा। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। उसके कपड़े खून से रंगे हुए थे। उसके बाल पर दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी। उसका लंबा शरीर कमजोरी की वजह से झूल रहा था और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। पर उसकी आंखों में फिर भी एक हिम्मत नजर आ रही थी। साफ नजर आ रहा था कि उस आदमी में दम तो था। गुप्ता ने हाथ हिलाकर जनरल को वहां से जाने के लिए कहा, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। जनरल शॉक हो गया था, पर उसे उनका ऑर्डर मानना ही था। उसने जाने से पहले आखिरी बार रुद्र को धमकी भरी नजर से देखा। रुद्र के चेहरे पर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था, जिससे जनरल परेशान हो गया था, क्योंकि रुद्र उन्हें कुछ ऐसा बता सकता था जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ सकता था। हालांकि वो नुकसान इतना बड़ा नहीं होता, और कम से कम इतना बड़ा तो नहीं बिल्कुल कि गुप्ता उसे इस बात की सजा दे। आखिर वो एक लड़ाइयां भरा देश था जहां कोई सीधा नहीं था। अगर किसी ने भी उसके साथ पंगा लेने की कोशिश की तो हर किसी की अलमारी में कई राज छुपे थे। जनरल ये सोचकर खुश था। वैसे जैसे ही उसने उसके पीछे दरवाजा बंद किया तो उसे एक फोन आया। जनरल के पास उस अननोन नंबर से फोन आया। उसने उठाया और कहा, हेलो। तभी दूसरी तरफ से एक औरत की शांत पर डरा देने वाली आवाज, जनरल, मैं तुझे पुनीत और बाकी सबको छोड़ने के लिए 20 मिनट देती हूं, नहीं तो तेरे कारनामों के सारे सबूत पूरी दुनिया देखेगी। जनरल उसकी बात सुनकर दंग रह गया। उसने फोन कवर किया और थोड़ी दूर जाकर उससे गुस्से में बोला, तुम कौन हो? तुम्हें पता भी है कि तुम किससे धमकी दे रही हो? तान्या उसे बोली, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही। मेरे पास तुम्हारे ड्रग स्मगलिंग के सबूत हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वहां पर भेजूं? जनरल के होश उड़ गए। उसने कहा, तुम वो हिंदुस्तानी औरत हो ना? तान्या ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे हर कदम पर मेरी नजर है। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे जितना गिरने में एक बार भी नहीं सोचूंगी। पर तुम्हारे जैसा शातिर आदमी और कर भी कह सकता है। जनरल उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर मैंने सच में कुछ ऐसा किया तो तुम सब कुछ रिलीज कर दो, पर मैं तुम्हें एक बात बोल दूं, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और मुझे ऐसी धमकी देने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जनरल ने जोर से अपना फोन बंद किया। उसे यकीन था कि तान्या हवा में तीर मार रही थी। उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं होगा।
उसका ईगो उसे एक औरत से डरने से रोक रहा था। इतना ही नहीं, वो उसे सबक भी सिखाना चाहता था। जनरल तान्या को ढूंढ निकालने के लिए अपने आदमियों को बुलाने के लिए तैयार था। तभी उसका फोन मैसेजेस से भर गया। इतने सारे मैसेजेस देखकर वो घबरा गया। मैसेजेस खोलते ही जब उसने देखा कि उसमें क्या था, शौक के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जितना ज्यादा वो उन मैसेजेस को पढ़ रहा था, उसका चेहरा उतना ही बिगड़ता जा रहा था। उन मैसेजेस में उसकी ड्रग ट्रैफिकिंग की सारी डिटेल्स थी। उसमें डिटेल्स के अलावा उस टाइम की फोटोज भी थी। इम्पॉसिबल। जनरल को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। उस औरत को ये सब इंफॉर्मेशन कहां से मिली? वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसके और उसके डीलर्स के बीच थी, और वो लोग ये सब कभी लीक नहीं करेंगे क्योंकि इससे उन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन कहां से मिली? जनरल का चेहरा उतर गया था। इस बार उसे डर लग रहा था। उसने उसी वक्त उसे फिर से कॉल किया और तान्या ने एक रिंग में ही उसका फोन उठा लिया था। जनरल के मुंह से आवाज निकली, तुम क्या चाहते हो? उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसे तान्या को वो सबूत सबके सामने लाने से रोकना था। तान्या ने धीरे से उसे जवाब दिया, उन लोगों को जाने दो, फिर साथ में मरते हैं। और चिंता मत करो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं वादा करती हूं कि मैं सारे सबूत मिटा दूंगी। जनरल ने बेचैन होकर उससे पूछा, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? आखिर अगर उसने उन सबको छोड़ दिया तो उसका डर खत्म हो जाएगा। इन सबूतों से सिर्फ तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, पर फिर भी तुम्हारे पास थोड़ी ताकत होगी, या कम से कम इतनी ताकत तो होगी कि तुम हम जैसे छोटे लोगों को खत्म कर सको। इसलिए मेरे पास तुम्हारी नौकरी छीनने का तो कोई कारण नहीं है। ये तो एक खोखला वादा है। तुम्हारे पास इसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। और वैसे मेरे पास उन लोगों को बचाने का दूसरा कोई तरीका भी है, पर अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो तुम सब कुछ हार जाओगे। जनरल ने बेकार समूह बनाया। तान्या सही कह रही थी। उसने उसे पूरी तरह से फंसा लिया था। अगर उसने अपनी नौकरी खो दी तो उसके पुराने दुश्मन बाहर आ जाएंगे और उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे। और फिर गुप्ता भी वहां था। अगर उसे इस बात की भनक भी हुई तो वो वापस आने का बिल्कुल मौका नहीं छोड़ेगा, क्योंकि गुप्ता कब से इसी पर काम कर रहा था, एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग। इसलिए उसके पास तान्या की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जनरल ने उसे सीरियसली वार्न करते हुए कहा, ठीक है, मैं उन्हें जाने दूंगा, पर तुम इन बातों से मुकरने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तान्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। चिंता मत करो, अपनी अपनी बातों से नहीं मुकरते। जाओ और उन्हें अभी छोड़ो, रुद्र को भी। और हाँ, अगर मैंने अपने दोस्तों पर कोई गहरी खरोंच देखी तो मैं ये सब रिलीज कर दूंगी, मुझे पता है। ये बोलकर जनरल ने गुस्से में फोन काट दिया और उसी वक्त उसने अपने आदमियों को फोन किया कि वो उन पर टॉर्चर करना बंद कर दें। वो खुद बाहर खड़े होकर रुद्र का इंतजार कर रहा था। थैंकफुली रुद्र जल्दी ही वहां से बाहर आ गया। उसके पीछे गुप्ता के आदमी भी थे। जनरल ने बेचैन होकर उससे पूछा, जनरल मेरे लिए कोई और ऑर्डर है? गुप्ता ने उससे कहा, अभी के लिए कुछ नहीं, पर इस आदमी का ख्याल रखना, मुझे फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। उसका मतलब रुद्र से था। जनरल ने जल्दी से सर हिलाया। ऑफ कोर्स जनरल, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। अच्छा है, मुझे कुछ काम है, इसलिए अभी मैं चलता हूँ। ध्यान रहे, मैं यहाँ आता रहूंगा। जनरल जोर से सल्यूट करता हुआ बोला, यस सर। गुप्ता ने सर हिलाया और अपने आदमियों के साथ चला गया। उनकी कार के वहां से निकलने के बाद जनरल ने उसी वक्त उन लोगों को वहां से जाने दिया। पुनीत और बाकी सब अपने ईयर माइक में सब कुछ सुन रहे थे। उन्हें इस बात पर यकीन करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि तान्या ने उन्हें वहां से जाने के लिए कैसे जनरल को मजबूर किया। यहां से निकलने की बात पर खुद पर कंट्रोल रखना, और अगर तुम फिर से मेरे पीछे आए तो मैं तुम लोगों को मारने के लिए एक बार भी नहीं हिचकिचाऊंगा। जनरल ने इतना बोलकर उन्हें वहां से भेज दिया। पुनीत और उसके दोस्तों ने उसे इग्नोर करने के लिए बस अपना सर हिला दिया। वैसे वो लोग वहां उसकी कैद में थे, इसलिए जब तक वो वहां से बाहर सेफ नहीं निकल आते उन्हें उनकी बात माननी ही थी। कैंप से बाहर निकलते ही बाहर ऑलरेडी एक कार उनका इंतजार कर रही थी। कार का दरवाजा खुला और उसमें बैठे एक प्रोटेक्टर ने उनसे कहा, अंदर आ जाइए, मिस आहूजा ने मुझे यहाँ आपको लेने भेजा है। पुनीत का ग्रुप जल्दी से कार में बैठ गया और जल्दी ये कार वहां से निकल भी गई।
जनरल के एक आदमी ने घबराते हुए उससे पूछा, सर हम लोग उन्हें ऐसे यूं ही नहीं जाने देंगे। जनरल की आंखें उस जाती हुई कार पर ही टिकी थीं। तभी वो गुस्से से भड़कता हुआ बोला, बिल्कुल नहीं, तुम चिंता मत करो, मैंने फिर से उन्हें पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिया है। उसके सोल्जर्स भी उसकी चापलूसी करने में पीछे नहीं रहते थे। तभी एक ने कहा, सर आप तो बहुत स्मार्ट हैं। जनरल बहुत गुस्से में था और उसे उन लोगों को सबक सिखाना था जिन्होंने धमकी दी थी। क्या ये जनरल का प्लान पहले से जानती थी, इसलिए वो उन्हें शहर से दूर ले गई। तभी पुनीत ने उससे पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? जो प्रोटेक्टर उस वक्त गाड़ी चला रहा था उसने जवाब दिया, जितना दूर हम यहाँ से जा सकते हैं उतना दूर, और वहां में साहूजा आपका इंतजार कर रही हैं। ये जगह सेफ नहीं है और हम यहाँ और नहीं रह सकते। रुद्र उसकी बात से सहमत होते हुए बोला, ये सही बोल रहा है, जनरल हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, और अगर हम यहाँ रुके तो वो हमें मारने का कोई ना कोई मौका तो ढूंढ ही लेगा। रुद्र को जनरल की हैवानियत के बारे में अच्छी तरह पता था, और फिर वो अब उनके पास उसके खिलाफ सबूत भी थे। उसे उन्हें मारने के और कोई कारण मिल गए थे, क्योंकि सिर्फ लाश ही नहीं बोल सकती थी। रुद्र के शरीर के घाव देखकर पुनीत गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, जब हम उससे बच ही गए हैं तो उसे मारने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। अजीत बहुत सीरियस होकर बोला, बिल्कुल, आखिर उन्हें जनरल का डर अपनी जिंदगी से हटाना ही था, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जनरल उनसे 10 कदम आगे होगा। कार जल्दी ही शहर से बाहर पहुंच चुकी थी और बिल्कुल तान्या वहां उनका इंतजार कर रही थी। वो एक कार के सामने खड़ी थी। अंधेरी रात में पुनीत और उसके दोस्तों को उसकी आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था वो उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। तान्या कार से बाहर निकली और उसे गले से लगा लिया। उसने उसके हाथ पकड़े और उससे बोली, थैंक यू, तुमने हमें फिर से बचा लिया। तान्या ने उन सबको गौर से देखा और फिर पूछा, तुम सब लोग ठीक तो हो? हम ठीक हैं, बस छोटी मोटी चोट है। आलिया ने सर हिलाया, पर उसकी आवाज में उसका डर साफ सुनाई दे रहा था। आलिया को वो टॉर्चर याद आ रहा था और उसका दिल डर के मारे कांप रहा था। थैंकफुली इससे पहले कि ज्यादा कुछ सीरियस होता, वो लोग वहां से छूट गए थे। रुद्र पुनीत और ऋषि का सहारा लेकर आगे आया और उसने उससे पूछने लगा, तुम तान्या आहूजा हो? तान्या ने सर हिलाकर कहा, हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर रुद्र। रुद्र भी मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे पुनीत और बाकी सबने तुम्हारे बारे में बताया था। एक बहुत ही इंप्रेसिव औरत। तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, चलिए अब कार में बैठिए। मुझे डर है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। वो जल्दी से वहां खड़ी कार में बैठ गए और प्रोटेक्टर्स दूसरी कार में बैठे। तान्या ने लगभग सारी एक जैसी कार अरेंज की थी और उसने प्रोटेक्टर्स से उन कारों से अलग अलग रास्ते जाने के लिए कहा था, जिससे जनरल के आदमी कंफ्यूज हो जाएं। उसे यकीन था कि जनरल के आदमी उनका पीछा जरूर करेंगे। कार में आलिया ने तान्या से पूछा, हम सेफ्टी के लिए कुछ प्रोटेक्टर्स को अपने पास नहीं रखने वाले? तब वो सब लोग अकेले ही थे। तान्या ने सर हिलाकर कहा, वो ऐसे जनरल के साथ खुले में नहीं लड़ेंगे। मैंने उन्हें निकाल दिया है। ये उनका हमारे साथ आखिरी काम था। आलिया उसकी बात समझ गई और बोली, तो हम अभी कहाँ जा रहे हैं? तान्या ने मैप निकाला और ऐसे ही किसी जगह पर उंगली रखते हुए बोली, यहाँ। ये जगह चाहे कोई भी हो, अभी के लिए हमें बस यहाँ से निकलना है। पुनीत ने थोड़ा करीब आकर तान्या से पूछा, तान्या क्या तुम्हारे पास सच में जनरल के खिलाफ सबूत हैं? तान्या ने हाँ में सर हिलाया। ये देखकर पुनीत बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बढ़िया, एक बार हम सेफ हो जाएं फिर इसे जनरल के खिलाफ यूज करेंगे। तान्या ने फिर से अपना सर हिलाया और उससे कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, सबूत उसे गिराने के लिए काफी नहीं होगा। जनरल इसलिए अभी माना क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर हम सच में जनरल के खिलाफ गए तो वो हमें हरा देगा। पुनीत पूरे जोश के साथ बोला, आज नहीं तो कल चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे खत्म करने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। इस बार जनरल के सामने उन लोगों ने अपनी हद पार कर दी थी, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उससे पहले वो लोग उसे मार दें। तान्या ने इतना आगे तक नहीं सोचा था। उसे अभी सिर्फ इतनी फिक्र थी कि वो लोग जिंदा उस शहर से बाहर निकल जाएं। तान्या ने मुड़कर खिड़की से बाहर देखा और उनकी चिंता करते हुए बोली, अभी सबसे पहले हमें यहाँ इस जगह से सुरक्षित बाहर निकलना है।
मैंने तुम्हें बाहर निकलने के लिए जनरल को धमकी देने का एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सब लोगों को आसमान से एक हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देने लगी। अजीत ने खिड़की से अपना सर बाहर निकाल कर ऊपर देखा और जैसा देखा कि उसे उम्मीद थी, एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। एक हेलीकॉप्टर हमारा पीछा कर रहा है। उसके इतना बोलते ही उसने उनके पीछे कार के आने की आवाज सुनी। कार भी, ये जरूर जनरल के आदमी होंगे। तान्या बहुत घबरा रही थी। जनरल ने उनका पीछा ना छोड़ने का फैसला कर ही लिया था। वो जानती थी कि ये सब आसान नहीं होगा, पर उनके पास अपनी किस्मत आजमाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तभी तान्या ने ऋषि से कहा, ऋषि गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ। ऋषि को दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। पुनीत और बाकी सब ने अपने अपने हथियार उठा लिए। वो जितना हो सके लड़ने के लिए तैयार थे। पलक झपकते ही हेलीकॉप्टर उनके करीब आ गया था और वहां से गोलियां चलना शुरू हो गई थी। हद है। अजीत ने एक राइफल खिड़की से बाहर निकाली और उस हेलीकॉप्टर पर गोली चला दी। वो हेलीकॉप्टर उस गोली की वजह से और ऊपर चला गया, जिससे तान्या और बाकी सब ने एक चैन की सांस ली। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह से नहीं टला था, क्योंकि बहुत सारी कारें उनका पीछा कर रही थीं। तभी तान्या चिल्लाई, हमारे आगे एक पेड़ों से भरा रास्ता है, वहां ले चलो। उसने वो रास्ता इसलिए चुना क्योंकि इससे आसानी से वो लोग उस जंगल में कहीं छुप जाते। ऋषि ने अपनी स्पीड और बढ़ाई और फाइनली वो लोग जंगल में घुस गए और उनके पीछे वो सारी कारें भी। उनका पागलों की तरह पीछा करना साफ दिखा रहा था कि वो तान्या और बाकी सब लोगों को मारने के लिए कितने बेचैन थे। तान्या का ग्रुप भागने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और एक हाईटेक कार घने जंगल में भी उनका पीछा कर रही थी। जिस वक्त ये सब हो रहा था, उसी वक्त फाइनली आदित्य को तान्या का वो ऑनलाइन मैसेज मिल गया जो उसने आदित्य के लिए छोड़ा था। तान्या ने उनके सीक्रेट अकाउंट से पहले पैसे निकाले थे और जो नंबर उस अकाउंट से लिंक था उस पर एक मैसेज छोड़ दिया था। हालांकि आदित्य का फोन उस क्रैश में बुरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए उसे लगा था कि वो ऐसा कुछ करेगी। थैंकफुली उसे अपना अकाउंट चेक करने के बाद दिमाग में आई नहीं, तो उसे अभी तक ये पता नहीं चलता। उसने पहले वो अकाउंट चेक नहीं किया था क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि तान्या को उसे यूज करने की जरूरत पड़ेगी, पर उसने किया। आदित्य बहुत खुश हो गया था क्योंकि वो अकाउंट ट्रांजैक्शन आसपास ही हुआ था, जिसका मतलब ये था कि वो उसी देश में थी या शायद उसी शहर में। उसका मैसेज देखकर आदित्य ने उसी वक्त उसे कॉल किया, पर उसका फोन ऑफ था, इसलिए उनकी बात हो ना पाई। आदित्य ने उस ट्रांजैक्शन का पता लगाने की कोशिश की। तब उसे पता लगा कि उसने ये सब एक इलीगल प्राइवेट बैंक के साथ किया था। जब आदित्य ने गुप्ता को ये बात बताई तो वो बहुत खुश हो गया और बोला, परफेक्ट, अगर उसने इस प्राइवेट बैंक के साथ डील की है तो हम जल्दी ही उसका पता लगा लेंगे। मैं उस अकाउंट के लोगों को जानता हूं, मैं जल्दी ही उन्हें कॉल करता हूं। आदित्य ने उससे कहा, अभी कॉल करो। गुप्ता उसकी बात समझ गया और बोला, बिल्कुल करता हूं। जैसा कि उसने कहा था, गुप्ता की एक कॉल से ही उन्हें तान्या के बारे में सब कुछ पता चल गया। उस बैंक से डील करने के बाद बैंक के ही थ्रू उसने एक घर, गाड़ी और हथियार खरीदने के साथ साथ कुछ प्रोटेक्टर्स भी हायर किए। वैसे आज वो ही शहर छोड़ने वाली थी। उन प्रोटेक्टर्स के हिसाब से उसके और उसके दोस्तों के पीछे मिलिट्री के लोग पड़े थे, इसलिए वो दूसरे शहर जा रही थी। जब आदित्य को यह सब पता चला तो उसने गुप्ता से कहा, गुप्ता, मुझे उसकी सेफ्टी चाहिए। तुम्हारे पास जितने कॉन्ट्रैक्ट्स या रिसोर्सेज हैं तुम यूज करो, पर हमें अभी भी उसे बचाना होगा। गुप्ता ने हैरान होकर पूछा, मिलिट्री उसके पीछे पड़ी है? उसने ऐसा क्या किया होगा? आदित्य ने आंखें छोटी करती हुए कहा, देखा, क्या वो जानना अभी जरूरी है? एक बार हम उसे बचा लें, उसके बाद आप खुद ही उनसे पूछ लेना। ठीक है, मैं समझता हूं, चलो अभी चलते हैं। इतना बोलकर गुप्ता ने उसे बचाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। आदित्य जो उनके पीछे गया, उसे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता था। उनके पीछे लगी कारें उनका पीछा करना छोड़ ही नहीं रही थी। इतनी बार गोलियां लगने के बाद तान्या की कार ऑलरेडी बहुत खराब और उसमें बहुत छेद हो चुके थे। अगर वो कोई हाई टेक कार नहीं होती तो कब का पूरी तरह खत्म हो चुकी होती। हालांकि उनकी कार शहर से बाहर निकलने से ज्यादा दूर नहीं थी। अजीत और पुनीत बराबर उनसे लड़ रहे थे ताकि बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। ऋषि मैक्सिमम स्पीड पर कार चला रहा था, पर फिर भी वो उनसे ज्यादा आगे नहीं निकल पा रहा था।
उनके दुश्मन मक्खियों की तरह उनके पीछे पड़ गए थे। अगर उन्हें इस बार ग्रेनेड्स यूज कर चुके होते और अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज नहीं तो कल वो लोग इस बात के लिए पकड़े जाते। अभी हार मत मानना, अजीत मुझे कवर करो। पुनीत जोर से चिल्लाया और पीछे आ रही कारों के टायरों पर गोली चलाने के लिए अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाली। अजीत अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि पुनीत को गोली ना लगे। फाइनली पूरी कोशिश से पुनीत सबसे आगे वाली कार के टायर पर गोली मारने में कामयाब हो गया। उनकी कार थोड़ा फिसली और फिर जाकर एक पेड़ से भिड़ गई। इतनी जल्दी किसी भी तेज स्पीड में चल रही कार को रोक पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए उनके पीछे वाली कारें भी उनसे आकर भिड़ गईं, जिससे लगातार कारें भिड़ती रहीं। फाइनली कुछ देर बाद वो भिड़ना बंद हुआ। ऋषि ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भागने का फैसला किया। हालांकि उनके दुश्मन भी खुशनसीब थे कि उनकी एक गोली तान्या की कार के टायर में लग गई थी और उस पेड़ से भिड़ने से बचने के लिए ऋषि ने जोर से ब्रेक दबा दिए थे। शिट! ऋषि जोर से चिल्लाया और उसने अपने आसपास में रखी मशीन गन उठाई और बोला, अब हम इनसे अपने तरीके से लड़ेंगे। पुनीत ने अपनी कार का दरवाजा निकाला और कवर की तरह उसे यूज करते हुए चिल्लाते हुए बोला, कार से दूर हटो, मैं तुम्हें कवर करता हूं। अजीत उसके साथ गया और वो दोनों अपने दुश्मनों पर गोलियां चलाने लगे। तान्या ने हथियारों से भरा बॉक्स कार से निकाला, जबकि आलिया रुद्र को संभाल रही थी। ऋषि उन्हें बचाता हुआ गोलियां चला रहा था क्योंकि वो उनसे थोड़ी ही दूर एक बड़े से पत्थर की तरफ जा रहे थे। उसके बाद जल्दी ही पुनीत और अजीत भी उनके पीछे जाने लगे, पर उसके बाद उनके पास खुद को बचाने के लिए दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें वहां जंगल के पत्थरों पर ही डिपेंड होना था और वहीं छुपते छुपते उनसे लड़ना था। हालांकि उनके और दुश्मन वहां पहुंचते ही जा रहे थे, क्योंकि जब जनरल को यह खबर मिली कि वहां ज्यादा लोगों की जरूरत होगी तो वो और आदमी भेजने लगा। सबसे ज्यादा पुनीत ये सब देखकर चिढ़ रहा था कि वहां जनरल के आदमियों की फौज बढ़ती जा रही थी। तभी उसने कहा, हम लोग उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, ये लोग बहुत सारे हैं, इसे छिपे रहने का कोई फायदा नहीं होगा। तभी इसका साथ देते हुए अजीत भी बोला, तुम लोग निकलो, पुनीत और मैं इन लोगों का ध्यान हटाते हैं। तान्या और बाकी सब एक साथ बोले, बिल्कुल नहीं, वो लोग उन्हें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तभी आलिया भी बीच में बोली, मैं हम लोगों में से एक को भी पीछे छोड़ने के बजाय मरना पसंद करूंगी। ऋषि भी उसका साथ देते हुए बोला, सही कहा, या तो हम साथ जिएंगे या मरेंगे, हम किसी को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। पुलिस ने उस पत्थर से बाहर आकर 2-4 गोलियां चलाई और फिर उनसे बोला, तुम्हें अभी निकलना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। थोड़ा समझदार बनो। ऋषि, अभी इन्हें यहाँ से लेकर जाओ।